Hello everyone, welcome to our e-learning platform eShiksha. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ई-शिक्षा। जैसा कि उत्तराखंड बोर्ड साइंस का पेपर क्लास 10th का बच्चों का होने ही वाला है और अगर ओके हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ई-शिक्षा। जैसा कि क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड का जो साइंस का पेपर है वो होने ही वाला है कुछ दिनों में। सो आज हम वीडियो लेके हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड का जो साइंस का पेपर है उस हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। जैसा कि क्लास 10th साइंस का जो पेपर है उत्तराखंड बोर्ड का वो होने ही वाला है और उसी के लिए हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि केमिस्ट्री के चार चैप्टर जो हमारे हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और साथ ही साथ में हमने एक वन शॉट कंपाइलेशन वीडियो बनाई है जिसमें कि एक ही वीडियो में हमने चार के चार चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप केमिस्ट्री की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री में जा सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के लिए स्पेशली फॉर उत्तराखंड बोर्ड फिजिक्स। ठीक है, जैसा कि हर वीडियो के मैं इंट्रो में कहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड का तो बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है इंटरनेट पे, पर उत्तराखंड बोर्ड स्पेसिफिक कोई भी जो कंटेंट है वो अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कई बार बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पढ़ने को कंटेंट ज्ञान तो कोई कमी नहीं है, वो यूट्यूब में कहीं से भी देख सकते हैं। बट एक उत्तराखंड बोर्ड स्पेसिफिक कि उनके बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकें लेक्चर के साथ, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। और इसी को रिजॉल्व करने के लिए आज हमने इनिशिएटिव लिया है कि यूट्यूब में जो उत्तराखंड बोर्ड्स का कंप्लीट सिलेबस है हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। और आज इसी के हिसाब से, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए ये आपका पहला चैप्टर साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मेरी पीपीटी ये पहले बन गई है तो इसको मैं पहला चैप्टर मान के चल रहा हूं। तो आप हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द करंट। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मैं जनरली जब भी लेक्चर शूट करता हूँ तो पहले मैं पीपीटी बनाता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस को अरेंज करता हूँ। सो जब मैं इसकी पीपीटी बना रहा था तो मुझे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि बच्चे आखिर इस लेक्चर को कैसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं सीबीएसई बोर्ड को पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो ये लेक्चर है ये वन ऑफ द टफेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे मोटे फैक्ट है जिसको कि बच्चों को याद करना होता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं आखिर कैसे समझाऊंगा एक वन शॉट वीडियो में, और बच्चे कैसे इतनी सारी चीज़ें इतने कम टाइम में याद कर पाएंगे। बट आपको पता है क्या होता है कि जब मैंने इसका क्वेश्चंस देखा कि उत्तराखंड बोर्ड में क्या आए हैं, मैं शॉक्ड हो गया। उत्तराखंड बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आए हुए हैं एक पेपर में। ठीक है, मैंने टोटल 2020 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर है कोविड वाला छोड़ के सारे पेपर को देखा। हर साल आपके दो पेपर होते हैं, एक तो बोर्ड का जो पेपर आता है और एक जो मॉडल पेपर आता है। हर पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आया है और वो क्वेश्चन भी फिक्स है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है, मैं उससे कहूंगा कि इस चैप्टर में, ठीक है, सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें पढ़ के आप बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस दें। बायोलॉजी का पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन दिस। बाकी ऐसे बच्चे जो 90 लेके आना चाहते हैं, 90% के ऊपर टारगेट कर रहे हैं या 85% के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, उन्हें तो कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि इस चैप्टर से इस बार आ जाए, अभी तक नया नहीं आया है। बट हाँ, ये चीज़ क्लियर है कि आज तक इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया। तो इस बार भी अगर इस चैप्टर से ज़्यादा आता है तो नॉर्मल सी चीज़ें ज़्यादा आएंगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको टिक करवाते जाऊंगा कि किस पॉइंट को आपको कितना पढ़ना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। जल्दी से, बहुत शॉर्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं। पूरी पीपीटी आपको आपके टीवी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे, जिस पे भी आप देख रहे हैं उस पे दिखाई दे रही है। आप पॉज करके इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहले भाई, मैग्नेट क्या होता है? अब मैग्नेट इज दैट दैट अट्रैक्ट आयरन लाइक मटेरियल। मैग्नेट एक ऐसा होता है जो आयरन जैसी चीज़ों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट कैसा होता है? बार मैग्नेट कैसा होता है? देखो, एक ऐसा मैग्नेट जिसमें कि एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, दिस इज कॉल्ड द बार मैग्नेट। आई बात समझ में? देखो, अलाइन टू अर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जो लाइक पोल होते हैं वो रिपल करते हैं, पता है?
नॉर्थ और नॉर्थ आपस में क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है, रिपल करते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही है। ऑलवेज हैज टू पोल, देखो दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। ये क्या क्रिएट करते हैं अपने अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेट होता है ना अपने और एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम उसमें जाएंगे तो क्या होगा, हमको मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस होगा। उसके बाद रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओवर द टाइम, बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है, बहुत लंबे समय तक इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। कोई 2 से लेके 3 पॉइंट याद कीजिएगा, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आई बात समझ में? अब बात आई मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बात आई भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस हैं। द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज फेल्ट, यानी कि फील होता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बात आई मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी होता है, असल में ये एक फोटो याद कीजिएगा, दिस इज, ये एक बार मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ और दिस इज साउथ। आपने किताब में भी देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। क्या आपने कभी ऐसी लाइंस को निकलते हुए देखा, नहीं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं आर द इमेजिनरी लाइंस। आई बात समझ में? इसकी कुछ प्रॉपर्टी, सबसे मेन है इसमें 3 से 4 बार यही क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके अलावा पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं, ठीक है। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गो टू द साउथ पोल, हमेशा नॉर्थ से कहाँ की ओर जाती है, साउथ की ओर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला, ये आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, थोड़ा सा टफ है, ये है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज होंगे ना, बहुत नजदीक होंगी एक दूसरे के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये वाला मत छोड़ के जाइएगा। ये आया है, पहले जब मैंने इसकी पीपीटी बनाई थी ना, मैंने इसका रीजन नहीं डाला था, मैंने सोचा ऐसे समझा लूंगा, पर जब देखा कि 3 4 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है और वो भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैंने सोचा कि एज इट इज डालना ज्यादा जरूरी है। इन दो पॉइंट को, पहला मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी तो आप लोग क्या लिख के आएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू द साउथ पोल, और दूसरा लिख के आना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर, ठीक हो गया। और तीसरा अगर आ गया, जैसे जर्नली आएगा नहीं बट आ गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स कंटिन्यूअस क्लोज लूप, ठीक है, यानी कि पहले ऐसे नॉर्थ से साउथ जाती है, फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आ जाती है, फिर नॉर्थ से साउथ जाएंगी, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आ जाएंगी, तो देखो एक क्लोज लूप बन गया ना। तो ये चीज हुआ। बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने बोला कि हम एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो जिस पॉइंट पर वो क्रॉस करेंगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सोचो ना, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। देखो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, if magnetic field line intersect each other, then at the point of intersection there will be the two direction of the same field, which is not possible. Hence magnetic field line do not intersect each other. छोड़ के मत जाना ये पॉइंट, सिर्फ इतना ही पढ़ के, अगर जिसको बहुत ज्यादा टफ लग रहा है वो वीडियो को बंद कर सकता है, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। पर अदरवाइज 2x स्पीड में देखिए, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, और मैं वैसे भी इस वीडियो को मैं बहुत तेज तेज ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगला है ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरिस्टेड ने क्या किया था, ऑरिस्टेड ने बताया था कि करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, बस इतना याद रखो, करंट कैरिंग वायर, कैरिंग वायर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, बस इतना याद करके ले जाना, कभी आ गया तो, फील्ड अराउंड इट। मुझे सच में यकीन नहीं हुआ कि इतना कम कैसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड बोर्ड में इस इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर से, ठीक है। कि जो करंट कैरिंग वायर होती है अपने अराउंड क्या क्रिएट करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। इसीलिए तुमने देखा होगा करंट कैरिंग वायर के सामने कोई जाता है ना, तो कई बार क्या होता है कि वो उसकी ओर अट्रैक्टेड हो जाता है, वो इसी चक्कर में होता है। अब बात आई भाई राइट हैंड थंब रूल, आज तक तो नहीं आया है बट मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा और समझ तो सकते हैं। अपने राइट हैंड को आगे लाइए और राइट हैंड को जिस डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है उस डायरेक्शन में अपना थंब को रखिए और अपने फिंगर्स को ऐसे स्क्रॉल कीजिए, तो जिस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स स्क्रॉल होंगे वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ड्रॉ बना देता हूँ आपके समझने के लिए। मान लो करंट जा रही है ऊपर को, लगाओ तो हाथ लगाओ,
करंट के डायरेक्शन में अपना थंब रखो और अपने फिंगर्स को स्क्रॉल करो, ठीक है? तो क्या सभी के फिंगर्स ऐसे करके स्क्रॉल हो रहे हैं? ऐसे करके, ये। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? और वहीं अगर मैं बात करूं कि करंट अगर नीचे को जा रही होगी, ठीक है, करंट नीचे को जा रही है, आप करो भाई, दाहिने हाथ में करंट नीचे को कर दो, तो ऐसे घुमाओगे तो कैसे जाएगा? ऐसे करके आगे को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ को जाएंगी? ऐसे करके, ये, यानी कि इसको कैसा कहते हैं? क्लॉकवाइज। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन योर राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल योर फिंगर, ठीक है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर स्क्रॉल होगा, कर्ल समझ में नहीं आ रहा तो स्क्रॉल याद कर लीजिएगा, वही किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। सिंपल, अगर थंब ऊपर होगा तो जो फिंगर्स होंगे वो कहाँ को स्क्रॉल होंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। और जब थंब डाउन होगा तो फिंगर कहाँ को स्क्रॉल होंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, एक तरीके से मिसप्रिंट हो गया, आप ये समझिए, ठीक है? चलिए, अब बात आई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट। सबसे पहले आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ये होगा कि अगर ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रही है, तो ये अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ऐसे। ये ड्रॉ याद करके ले जाओ, आज तक एग्जाम में नहीं आया है, कभी आएगा भी नहीं, ठीक है? और कौन से डायरेक्शन में करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आई बात समझ में? बस। अब बात आएगी कि इस मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करती है, अगर कभी पूछ दिया दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, क्या पता कभी डीप आ गया, ये वही बच्चे पढ़ो जिनका सिलेबस पूरा हो गया है, अगर जिनको दिक्कत हो रही है वो इसको छोड़ सकता है। पहला करंट पे, और दूसरा रेडियस पे, दूसरा रेडियस पे। कैसे? कि अगर करंट बढ़ेगी, अगर करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैं मैग्नेटिक फील्ड को एप से दिखाता हूं, ये भी बढ़ेगा। और अगर रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, याद रखना, ठीक है? अगर करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और अगर रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, यानी कि जितने दूर जाएंगे ना वायर से, मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। और वायर में जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कभी अगर आ गया तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। अब बात आई करंट कैरिंग लूप। देखो, करंट कैरिंग लूप में क्या चक्कर होता है कि अपने को एक लूप दे रखा है, सिंपल सा है ये, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बोल रहा है, ठीक है? तो क्या है, ये है सिंपल सा, इसमें और तो कुछ नहीं आएगा, ये टॉपिक तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स, ठीक है, अगर आ गया तो पहला किस पे? करंट पे। दूसरा नंबर ऑफ टर्न, एक नई चीज, इसमें यही चीज भी पूछ सकता है बस, ठीक है? और तीसरा रेडियस। बट मैं बार बार बोल रहा हूं, आज तक नहीं आया हुआ है इसमें, ठीक है, अभी तक आया है नहीं ये। बट जिस बच्चों, जो बच्चे सीरियस है अपनी स्टडी को लेके, वो मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है, और अगर एनसीईआरटी में है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दो चार क्वेश्चन तो टफ होते ही है ना हर पेपर में, क्या बताओ इसी चैप्टर से आगे, तो बिल्कुल तो नहीं छोड़ा जा सकता। करंट कैसे? अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे, वायर में तुम बहुत सारे टर्न लगाओगे, तो एक टर्न में अगर आई करंट है तो दो टर्न में कितनी हो जाएगी? 2i, तीन टर्न में 3i। तुम्हें पता है अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ेंगे तो आपका आई बढ़ेगा, और अगर आई बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक हो गया? कुल मिला के नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि करंट बढ़ती है। और रेडियस का सिंपल, रेडियस जितना ज्यादा करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में है, ठीक है? किस किस पे डिपेंड करता है, आपका ये तो नहीं आएगा कि क्या होता है, बट किस किस पे डिपेंड करता है ये होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जो सीबीएसई में भी नहीं पूछा गया है, ठीक है? वो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि
हो सकता है कि क्या पता टफ क्वेश्चन अगर आए तो इस चैप्टर से आ जाए, बट हाँ, जिन बच्चों को बायोलॉजी पढ़नी है वो इसको स्किप कर सकते हैं, इतना मैं कहूँगा। जिनने पढ़ दी वो अच्छे से इसे पढ़ो, क्या ही दिक्कत है। तीसरी बात है भाई सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या होता है पता है? सोलेनॉइड जस्ट एक ऐसा सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, जिसमें कि हमने वायर को लपेटा होता है ऐसे। दिस इज सोलेनॉइड। ये इतना अच्छा सोलेनॉइड बना दिया एग्जाम में, वहां पर मस्त सा एक ये सोलेनॉइड बना के आ जाना। ये ठीक है, दिस इज, यहाँ पर एक बैटरी लगा दो और ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। और इसमें क्या करंट जा रही है आपकी? आई करंट जा रही है, देखो ये हर वायर से करंट जा रही है। आप सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं? ऐसा होता है सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ये यानी कि ऐसे करके, ये यहाँ से निकल रहा होता है, ये नॉर्थ पोल है मान लो, ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ की ओर को क्या हो रही होंगी? जा रही होंगी। सो दिस इज द कंप्लीट सेटअप ऑफ सोलेनॉइड। अगर आएगा तो आप ये सेम डायग्राम बना देना। पहला, सोलेनॉइड क्या होता है? अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न, ठीक है, इंसुलेटेड ऑफ कॉपर वायर के टर्न होते हैं, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, बता दिया, ठीक है। पहला, मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ, ठीक है, सॉरी आउटसाइड कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ। और इनसाइड कहाँ जाती है? साउथ से नॉर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, जो सोलेनॉइड होता है वो किसकी तरह काम करता है? एक बार मैग्नेट की तरह। आई बात समझ में? और स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है? अब भी बताया था मैंने तुम्हें, सेम है, नंबर ऑफ टर्न, करंट, रेडियस। आप चाहो इस पे तो ये वाले को छोड़ सकते हो, क्योंकि रेडियस वगैरह ना, ये चीज को आप छोड़ सकते हो, इतना, एक मिनट, ये रेडियस वाला पॉइंट आप छोड़ सकते हो, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइपिंग में हुआ है क्योंकि रेडियस वाला मुझे ऊपर लिखना चाहिए था। ठीक हो गया। अब बात है, और तीसरा किस पे? मटेरियल ऑफ कोर, कि जो आप जिस चीज का आप सोलेनॉइड बना रहे हो वो मटेरियल कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने तीनों चीज पढ़ दी। यहाँ पर कभी पूछ सकता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के बाहर वो जीरो होता है। लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड क्या क्या होता है? ये तीन चीजें याद रखना। पहला, स्ट्रॉन्ग, दूसरा यूनिफॉर्म, और तीसरा पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल को शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ये तीन चीजें कई बार आ सकता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। दो तीन प्रॉपर्टी तो लिखनी ही पड़ेंगी। पहला स्ट्रॉन्ग होते हैं, दूसरा यूनिफॉर्म होते हैं, और तीसरा पैरेलल टू द क्या होते हैं? एक्सिस होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सिर्फ पढ़ के जाना है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है। ठीक हो गया। बट हाँ, इससे एक क्वेश्चन आया था जो मैं कह रहा था ना टफ क्वेश्चन, वो इसी से आया हुआ है। एक मिनट, देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? ठीक है, देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। ये लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे, सॉरी ये राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड में जो अपना फोर फिंगर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट को दिखाएगा, और जो थंब होगा वो किसको दिखाएगा? फोर्स या मोशन को दिखाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब। याद रखिएगा कौन किसको दिखाता है? करंट और फोर्स को, बस बात खत्म होगी। और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि ऐसे 90 डिग्री बना रहे होते हैं। आप भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक हो गया। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस। सीबीएसई में आया हुआ है, उत्तराखंड बोर्ड वाला जा सकता है। यहाँ पर दो तीन चीजें याद रखना। जो एसी करंट होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और जो डीसी करंट होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अब एग्जाम में ना ये उत्तराखंड बोर्ड में आया है, ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि ये कैसे पूछ दिया उत्तराखंड बोर्ड ने। जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो 50 हर्ट्ज होती है। इंडिया में तो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक हो गया। बाकी अदर कंट्री में 60 होती है, तुम 60 को कट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में पूछा था उसने कितनी हर्ट्ज है करके। जबकि जो डीसी में फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? जीरो। एसी में पूछा है, क्या पता डीसी में अगली बार पूछ दे। अगली बात, ये अपने डायरेक्शन को ना पीरियोडिकली रिवर्स करते हैं, जबकि अपने डायरेक्शन सेम रहते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा तुम्हें? तुम एक ड्रॉ बना देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा वहां पर। एसी ऐसा होता है, ये ऐसे करके चेंज करता है अपनी डायरेक्शन। ये टाइम है,
ये करंट है, मैंने क्लास 12th का ग्राफ बना दिया, खुश हो जाएगा वो, ठीक है। और डीसी करंट टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, ये देखो ये टाइम है। ऐसी चीजें कर देते हो ना तो एग्जामिनर को लगता है यार बच्चे ने पढ़ रखा है, ठीक है। ये डीसी करंट का ग्राफ हो गया। और ये वाला एसी करंट, देखो रिवर्स हो रहा है ना, पहले वो देखो ऊपर फेज में था, फिर वो नीचे फेज में चले गया, फिर दोबारा ऊपर फेज में आ गया। देखो अगला, ये चीपर होता है जबकि ये एक्सपेंसिव होता है। और इसका इंडिया में एसी सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, अब भी बताया था 2 मिनट पहले। ये हर्ट्ज पूछा था, इस बार वोल्टेज भी पूछ सकता है। जबकि डीसी घर में नहीं आती है, हमारे घर में कौन सी करंट आती है, एसी करंट, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये सीबीएसई में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपसे शायद ही पूछा जाएगा। दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। जो घर में अपना डोमेस्टिक सर्किट लगता है, इसमें अपने 3 तरीके के वायर होते हैं। पहला होता है लाइव वायर, देखो मैंने कलर भी बना रखा है, कैसे कलर का होता है, लाल कलर का होता है, मैंने रेड कलर से कर रखा है, ठीक हो गया। दूसरा होता है न्यूट्रल वायर, ब्लैक कलर का। तीसरा अर्थ वायर, ग्रीन कलर का, मैंने कलर भी दिखा रखा है, ठीक हो गया। ये ग्रीन कलर क्या करता है, अर्थ वायर, ये अर्थिंग को रोकने के काम आता है, ठीक हो गया, ये इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे इसलिए। और न्यूट्रल क्या करता है, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। और जो लाइव वायर होता है, ये क्या करता है, करंट कैरी करता है। इसमें सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं वो लाइव वायर के आने के हैं कि ये क्या काम करता है अगर आ गया तो, ठीक हो गया। तीसरी बात, ये तो लाइव वायर करंट कैरी करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको हाई वोल्टेज चाहिए, आप चाहो तो मत भी लिखो। और ये इसका काम सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करना है तो ये लो वोल्टेज में भी काम कर लेगा। और अर्थ वायर का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, उसका काम होता है कि घर में जो भी करंट अगर कहीं पर फ्लो हो रही है, एक्स्ट्रा करंट, उसको वो क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है, ठीक हो गया। एक पावर सॉकेट आ सकता है, हमारे घर में दो तरीके के सॉकेट लगते हैं, आपने देखा होगा। एक होता है जिसमें आप मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, 5 एम्पेयर का सॉकेट। उसके नीचे अपने घर में देखिए एक मोटा वाला होगा जिसमें एक ही होता है, उसको कहता है पावर सॉकेट। ये किस काम आता है, ये गीजर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इनको चलाने के काम आता है, हाई वोल्टेज अप्लायंसेज। और ये किस लिए यूज होता है, लो पावर अप्लायंसेज, ठीक है। सिर्फ सुन जरूर लीजिएगा, क्या पता कोई एमसीक्यू फंस गया। अगली बात, लास्ट आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, शॉर्ट सर्किट उसे कहते हैं कि जब भी, एक मिनट, इसमें दो चीजें फिर छुप गई हमारी। हम्म, ये देखो, शॉर्ट सर्किट किसे कहते हैं, तीन चीजें, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, मैं इनको छोड़ के जाना नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक वायर में आया तो या तो उनका कलर पूछ सकता है, और कलर नहीं भी पूछेगा तो ये पूछ सकता है, ये तीन चीजें। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब कभी भी घर में एक्सेस करंट आ जाती है ना, या दो वायर और आपस में टकरा जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। सुना होगा ना कि वायर को दूर दूर रखो, देखो कौन से दो वायर जब आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो उस टाइम पे बहुत हाई करंट फ्लो होती है, और उस टाइम पे क्या हो जाता है, अपना शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि पूरी लाइन में क्या हो जाता है, वो लाइन डैमेज हो जाती है, ठीक हो गया, डैमेज इन द पावर लाइंस, ठीक हो गया। चलो, और अगर कोई अप्लायंसेज है तो अप्लायंसेज खराब हो जाएंगे, आप इसको ना भी लिखो तो चलेगा। बाकी अप्लायंसेज खराब हो जाएंगे और पावर लाइन हमारी क्या हो जाएगी, घर की डैमेज हो जाएगी। ओवरलोडिंग क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब एक बेकार वायर से, पतले पतले वायर से तुम बहुत काम कराओगे, तुमने घर में एसी लगा रखा है और उस पर वायर लगा दिया बहुत पतला, तो एसी को तो बहुत ज्यादा पावर चाहिए ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उतना तो उस वायर की कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसमें हीटिंग ओवरलोडिंग होगी, और इस वजह से वो क्या हो जाएगा, हीट होके जल जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने घर में जो हम वायरिंग कर रहे हैं वो कंपनी के वायरिंग हो, और जिस चीज़ को यूज करने के लिए जितने वोल्टेज के या जितने पावर के वायर की ज़रूरत हो, उतना पावर का या उतनी कैपेसिटी का वायर अपने पास होना चाहिए। और लास्ट आता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज़। फ्यूज़ तुमने देखा होगा घर में कई बार लगता है, अप्लायंसेज में लगता है। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक तरीके का, देखो ये बाहर से आने वाली लाइट है, ये घर का सर्किट है, इनके बीच में ऐसे कॉन्टैक्ट होता है, इन कॉन्टैक्ट के बीच में लगा होता है फ्यूज, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, मान लो ये है बाहर से आने वाली लाइट, ठीक है, और इस साइड है अपने घर को जाने वाली लाइट कनेक्शन। तो बीच में जो डब्बा है ना, इस डब्बे में होता है फ्यूज। अब मान लो बाहर से आने वाली जो लाइट है, यानी कि करंट है, ये बहुत ज्यादा हो गई, तो अगर बहुत ज्यादा होगी वो तो हमारे घर में शॉर्ट सर्किट कर लेगा। तो ये क्या करता है पता है, ये जैसे ही ये करंट फ्यूज में आता है, ये फ्यूज सीधा मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट हो जाता है तो ये गल जाता है, और अगर एक बार ये गल गया तो इसका मतलब ये बिना काम का हो गया, आप यानी कि ये, यानी कि आप जो बाहर से करंट आ रही है और जो हमारा घर है वो बच गया, ठीक है। फिर दूसरे दिन हम मार्केट जाएंगे और एक दूसरा फ्यूज लेके आएंगे और उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम दोबारा से लगा देंगे।
आई बात समझ में? क्योंकि 5-10 रुपए का फ्यूज़ अगर खराब भी हो गया, तो पूरे घर की लाइट बच गई ना हमारी। आ रही बात समझ में? तो फ्यूज़ क्या करता है देखो, एक ऐसा वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जो जल्दी गल जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो करंट आ रही और फ्यूज है भाई टंगस्टन का। एक क्वेश्चन भी आया था, टंगस्टन के फिलामेंट क्यों बनते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्यों? क्योंकि जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। मान लो टंगस्टन का फ्यूज है, वो तो गलेगा ही नहीं, गलेगा नहीं तो करंट सारी घर में आ जाएगी और घर में आएगी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे बहुत बड़ा कोई हादसा हो सकता है। ठीक है? इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, दैट मेल्ट ड्यू टू द ओवर वोल्टेज ऑफ द हाई लोड, और प्रिवेंट करता है किससे? शॉर्ट सर्किट से। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट सर्किट और इलेक्ट्रिक फ्यूज के। व्हाट इज शॉर्ट सर्किट एंड हाउ इट इज प्रिवेंटेड? तो शॉर्ट सर्किट की डेफिनेशन लिखना, जब दो वायर कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं एंड इट इज प्रिवेंटेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड फ्यूज। ठीक हो गया? और यहाँ पर हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। अब जल्दी से क्वेश्चन है, आप देखो इतने ही क्वेश्चन है कुल मिला के। देखो पहले सबसे लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया? अभी बता रखा है आपको 50 हर्ट्ज। अगला, वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर? क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तीसरा, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दो प्रॉपर्टी लिखनी थी, कोई भी दो लिख लेना। पहला, नॉर्थ से साउथ में जाता है, दूसरा इंटरसेक्ट नहीं करता है। तीसरा भी लिखना होता तो लिख लेते, क्लोज लूप बनाता है। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। ठीक है? इसी चक्कर में मुझे ये पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है? यहाँ को। इलेक्ट्रॉन कहाँ को जा रहा है? नीचे को। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है तो तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ को जा रहा है तो करंट यहाँ को जाएगी। आपको आपके टीचर्स ने बताया होगा कई बार। पक्का? अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है, ठीक है, यहाँ को मैग्नेटिक फील्ड जा रही, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे को जा रहा है तो करंट कहाँ को जाएगा? ऊपर को। पूछ रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन कहाँ को होगा। अब जल्दी से अपना फ्लेमिंग का देखो, तो जल्दी से देखो ऊपर देखो, मैंने फ्लेमिंग पढ़ाया था तुम्हें, कहाँ गया अपना फ्लेमिंग? दिस वन, वेयर इज फ्लेमिंग, वेयर इज फ्लेमिंग? ठीक है? अब भी बता रखा है तुम्हें ये। ठीक है? जो फोर फिंगर होता है वो किसको दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड को। जबकि जो मिडिल फिंगर होता है वो किसको दिखाता है? करंट को। यहाँ पर बता रखा है ना पूरा ये पूरा सिस्टम समझा रखा है। और थंब किसको दिखाता है? फोर्स को। तो इससे क्वेश्चन आया है, इस बार भी आ सकता है केस बेस में। तो याद रखिएगा, मिडिल फिंगर करंट को दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये देखो, करंट कहाँ को है? ऊपर को। तो अपना लेफ्ट हैंड पकड़ो, मिडिल फिंगर को पहले ऊपर को करेंगे और ये वाले को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की ओर को लेके आएंगे ऐसे। ठीक है? तो जो थंब होगा, देखो करके देखो, आपके मोबाइल स्क्रीन के वहां को जा रहा होगा, यानी कि कहाँ को जा रहा है? आपका जो फोर्स है वो कहाँ को जा रहा है? अंदर की ओर को जा रहा है। इसको ऐसे दिखाते हैं, यानी कि इनसाइड, इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर लिख देना, प्लेन ऑफ पेपर। आई बात समझ में? बस बात खत्म हो गई। ठीक हो गया? ये देखिए ऐसे करके आपका ये ऊपर को गया, ये यहाँ को गया मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर को क्या चले गया? आपका करंट चला गया, और यहाँ पर ये चैप्टर ओवर होता है। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ, आप यहाँ पर अगर छोड़ना चाहें कोई बच्चे, तो वो इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। बाकी जिन बच्चों ने पढ़ दिया वो तो बहुत अच्छी बात है, और ये भी कोई छोड़ने की बात नहीं है। ठीक है? सिंपल सी बात है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? करंट, नंबर ऑफ टर्न, रेडियस। नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और अगर रेडियस बढ़ता है तो यानी कि हम दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। और दूसरी बात, सोलेनॉइड में इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, यूनिफॉर्म और पैरेलल टू द एक्सिस। आया समझ में? और यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। पहली बात तो इससे कुछ क्वेश्चन भी खास आता है नहीं। ठीक है? और मैंने आपको हद से ज़्यादा डीप पढ़ा दिया है चैप्टर। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।